गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब तक हमने माल विक्रय अधिनियम 1930 के अंदर धारा 2 के अंदर परिभाषाएं हैं उनके बारे में पढ़ा, जिसमें हमने निम्न परिभाषाओं के बारे में पढ़ा है, जिसमें क्रेता, विक्रेता, परिधान और माल का परिदेय स्थिति में होना, इन सब डेफिनेशन के बारे में हमने पढ़ा। पार्ट 2 को ही कंटिन्यू करते हुए हम आगे इसकी और डेफिनेशन के बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें अब हम धारा 2(4) के अंदर माल पर हक के दस्तावेजों के बारे में बात करते हैं। माल पर हक के दस्तावेज हैं वो क्या बताते हैं। वो ये कहता है कि माल है जब खरीदा जाता है तो उस माल पर किस व्यक्ति का अधिकार है, यह प्रदर्शित करता है, जिसके अंदर हमें ये पता चलता है कि माल किस व्यक्ति का है और इसका पता किस प्रकार से चलेगा। उसके संबंध में उसके पास कुछ प्रपत्र होंगे, कुछ प्रमाण पत्र होंगे जो ये दर्शाते हों कि माल किस व्यक्ति का है, जिसके अनुसार जिसमें हम निम्न तरीके से उसे दर्शा सकते हैं, जिसमें कि वहन पत्र है, रेल की रसीद है, भांडागारी का प्रमाण पत्र है और माल पर हक के दस्तावेज हैं और कोई अन्य दस्तावेज जो उस माल के संबंध में हो, जिससे ये दर्शित होता हो कि वह माल किस व्यक्ति का है, किसके द्वारा खरीदा गया है, या उस पर कब्जा या कह सकते हैं कि नियंत्रण है वो किस व्यक्ति का होगा, जो ये दर्शाता हो कि बाद में वो माल जिस व्यक्ति ने खरीदा है उसका है या उस व्यक्ति को आगे और विक्रय करने का अधिकार है। ये भी माल के हक के दस्तावेजों के द्वारा ही दर्शाया जा सकता है। तो हमने देखा कि धारा 2(4) के अंदर माल के हक के दस्तावेज हैं वो इस प्रकार परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है कसूर की। कसूर यानी फॉल्ट हम इसे कह सकते हैं इंग्लिश में, जिसके अंदर ये होता है कि माल है वो दोषपूर्ण, कसूर का मतलब है दोषपूर्ण है अथवा नहीं। तो माल पर दोष होना ये दर्शाता है कि कार्य उसके संबंध में दोषपूर्ण किया गया है या माल के संबंध में कोई व्यतिक्रम किया गया है, तो वो ये बताता है कि माल है वो दोषपूर्ण है, कसूर है, ये बताता है, जिसको 2(5) में परिभाषित किया गया है। धारा 2(6) के अंदर माल विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 2(6) के अंदर भावी माल है उसे बताया गया है। तो भावी माल है, एक तो वर्तमान माल है। वर्तमान माल है कि जब भी कोई भी व्यक्ति माल खरीदने जाता है, उस व्यक्ति के पास या दुकानदार के पास या मालिक के पास वो माल अवेलेबल है, तो वो क्या करेगा, वो तुरंत उस माल को क्रेता को दे देगा, उसका विक्रय कर देगा, क्रेता उसे तुरंत खरीद लेगा। लेकिन एक परिस्थिति ऐसी होती है जिसमें भावी माल यानी माल है वो विक्रेता के पास है नहीं, क्रेता को उसकी आवश्यकता रहती है, तो वो क्या करेगा, वो उस माल को उस दुकानदार से या तो उसे उत्पादित करने का कहेगा या उसको विनिर्मित करने का कहेगा या वो कहीं और से दूसरी तरह से उसे अर्जित करने का कहेगा कि भाई आज तो मेरे पास माल नहीं है, तो मैं आपको 2-3 दिन में माल है वो दूसरी जगह से मंगाकर दे सकता हूँ। तो विक्रेता जब क्रेता को कहीं और से माल उस या फिर क्रेता की मांग पर माल को उत्पादित करता है, अर्जित करता है या फिर उसको विनिर्मित करता है, तो हम ये कहते हैं कि वो माल भावी माल है, जिसका क्रेता की मांग पर विक्रेता उसको बनाता है, अर्जित करता है या उत्पादित करता है। तो माल को हमने क्या देखा, माल है वो 2 प्रकार का हो सकता है, भावी माल और वर्तमान माल। वर्तमान माल में क्या होगा, जब विक्रेता के पास वो माल अवेलेबल है तो वो उसे तुरंत दे देगा, और जब नहीं है तो वो इन तीनों में से यानी कि वो उसे मंगा कर दे सकता है, अर्जित करके दे सकता है, उत्पादित कर सकता है या विनिर्मित भी कर सकता है। तो धारा 2(6) के अंदर भावी माल की डेफिनेशन दी गई है। अब धारा 2(7) है, उसके अंदर है वो भावी माल, यानी अब तक हमने माल विक्रय अधिनियम 1930 यानी माल है वो किसे कहते हैं। तो हम सिंपल सी लैंग्वेज में पहले इसे देखेंगे कि माल है वो किसे कहते हैं। माल सिंपल से साधारण शब्दों में हम कहें तो माल के अंदर 2 चीज़ें हैं वो शामिल नहीं होगी, जिसके अंदर क्या होगा, एक तो अनुयोज्य दावे और धन, ये दोनों ही चीज़ें माल के अंदर शामिल नहीं होंगी। तो माल है वो कैसा होगा, माल पहले भी मैंने आपको बताया कि माल है या संपत्ति है वो 2 प्रकार की होती है, जंगम और स्थावर संपत्ति। अब धन है वो मूवेबल है, लेकिन फिर भी इसको माल के अंदर शामिल नहीं किया गया है। तो माल के अंदर अनुयोज्य दावे और धन
इस प्रकार ये दोनों ही शामिल नहीं किए गए हैं। इनसे भिन्न कोई भी यानी इनसे अलग कोई भी जंगम संपत्ति है वो माल के अंदर शामिल होगी। तो इसके अंदर और क्या क्या आ सकते हैं? इसके अंदर आ सकते हैं जैसे कि स्टॉक है, अंश हैं, उगती फसलें हैं जिनको काट कर बाद में अलग किया जा सकता है, जिनको सेल किया जा सकता है, वो भी माल के अंदर शामिल होगी। घास है या फिर भूमि से कोई बद्ध चीज़ है जिसको बाद में उससे पृथक किया जा सकता है यानी बाद में उसे भूमि से अलग किया जा सकता है, तो वो भी माल की परिभाषा में आ जाएगा। तो ये तो थी साधारण। अब जो बैरेक्ट की लैंग्वेज है, जो परिभाषा है, वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि माल से अनुयोज्य दावे या धन से भिन्न ऐसी कोई जंगम संपत्ति अभिप्रेत है तथा उसके अंतर्गत निम्न चीजें आती हैं। क्या आते हैं उसके अंदर? स्टॉक, अंश, उगती फसलें, भूमि से संबंध या भूमि के भाग रूप कोई ऐसी चीज जिसका विक्रय संपूर्ण किया जा सकता है या विक्रय की संविदा के अधीन उसको भूमि से पृथक किया जा सकता है। तो ये सब के सब माल के अंदर शामिल होंगे। तो हम क्या समझते हैं? हम माल के अंदर दो चीज़ों को शामिल नहीं करेंगे, जिसके अंदर क्या होगा? जंगम अनुयोज्य दावे और धन, ये दोनों ही चीज़ें माल नहीं हैं। फिर क्या आ जाएगा? जो कि जितनी भी जंगम संपत्ति है, मूवेबल जो प्रॉपर्टी है, वो माल के अंदर आ जाएगी। उनसे भिन्न यानी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो तो आएंगी ही आएंगी, लेकिन इसके अलावा जैसे उगती हुई फसलें हैं, आप ये समझो कि फसल है वो भूमि से जुड़ी हुई है, लेकिन उनका उपयोग किस प्रकार से किया जा सकता है? उसका उपयोग भूमि से अलग करने के बाद में ही उसको उपयोग में लिया जा सकता है। भूमि से लगे लगे तो फसल का उपयोग नहीं किया जा सकता। और ऐसी कोई भी संपत्ति जिसका उपयोग है वो भूमि से अलग करने के बाद में ही किया जा सकता है, तो वो भी जंगम संपत्ति के अंतर्गत यानी माल के अंतर्गत शामिल की गई है। अब स्थावर संपत्ति को छोड़कर कोई भी ऐसी चीज जो कि माल में शामिल की जा सकती है वो जंगम संपत्ति कहलाएगी। तो जंगम संपत्ति है उसे यहाँ परिभाषित नहीं किया गया है। उसे साधारण खंड अधिनियम 1873 का अधिनियम है, जिसकी धारा 336 के अंदर यानी धारा 3 का सब क्लोज 36 है, उसके अंदर परिभाषित किया गया है। और वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि स्थावर संपत्ति को छोड़कर इस प्रकार की कोई भी जो संपत्ति है वो जंगम संपत्ति कहलाती है, और जिसको कि भूमि से पृथक किया जा सकता है, वो सारी की सारी जंगम संपत्ति के अंदर शामिल होगी। एक केस के अंदर जो कि पराकाटे शंकरण का केस है, पराकाटे शंकरण केशवन वर्सेस P.A. सुकुमार का केस है, जिसमें बम्बई हाईकोर्ट ने ये कहा कि कार है उसका जब विक्रय किया जाता है तो क्या वो जंगम संपत्ति है या चल संपत्ति है। तो ये माना गया कि मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत इसके प्रावधान नहीं आएंगे, इसका माल विक्रय अधिनियम है उसके अधीन ही इसके प्रावधान आएंगे, और कार है उसको भी चल संपत्ति माना गया है। ठीक है, तो हम क्या समझे? माल को हमने दो